देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्लेसेंटा के बारे में कि जो प्लेसेंटा होती है मदर से असेंशियल एलिमेंट को फीटस तक ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, एंटीबॉडी। तो एक बात ध्यान रखेंगे, ये प्लेसेंटा जो है फीटस से डायरेक्टली नहीं जुड़ी होती है। उनके बीच में एक मीडिएटर पाया जाता है। उनके बीच में एक मीडिएटर पाया जाता है जो प्लेसेंटा के द्वारा जो भी चीजें मदर से ट्रांसपोर्ट हुई है प्लेसेंटा को, वो मीडिएटर उन चीजों को लेकर फीटस तक पहुंचाता है और फीटस की जो भी एक्सक्रीट मटेरियल है उनको वहां से लेकर वो प्लेसेंटा तक पहुंचाता है। दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, एक मीडिएटर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कोड। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अम्बिलिकल कोड। बात करते हैं अम्बिलिकल कोड की। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये भी एग्जाम ऑफ फ्यूज है। अम्बिलिकल कोड सबसे पहले देखो अम्बिलिकल कोड क्या है, ध्यान रखेंगे। कनेक्शन है किन किन के बीच है, फीटस और प्लेसेंटा के बीच में, इसलिए इसको फ्यूनिस नाम से भी जानते हैं। फ्यूनिस, अम्बिलिकल कोड ऑल्सो नोन एज फ्यूनिस। फ्यूनिस है ना, फ्यूनिस का मतलब होता है फ्यूजन या कनेक्शन, फ्यूजन या कनेक्शन। अब ये कनेक्शन किस किस के बीच में बनाता है, देखो जैसे ये है प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा और ये है फीटस। ये आपका फीटस। तो फीटस और प्लेसेंटा के बीच में ये एक कनेक्शन बनाता है, एक ये मीडिएटर बनाता है कि जो भी चीजें प्लेसेंटा के द्वारा आ रही है वो फीटस तक पहुंच जाए और फीटस के जो भी एक्सक्रीट मटेरियल है वो कहां पहुंच जाए, प्लेसेंटा तक पहुंच जाए। आई बात समझ में? तो बीच का जो मीडिएटर है यही क्या कहलाता है, अम्बिलिकल कोड कहलाता है। ये आपका फीटस हो गया ना। देखो अब क्या हुआ, देखो आपने क्या देखा यहाँ पे एक चीज, जैसे ये फीटस और ये क्या है आपका अम्बिलिकल कोड। तो एक टी बनता है, क्या बनता है, टी, और यहाँ पे क्या होती है आपकी प्लेसेंटा। तो एक टी से बन रही है, आपके अल्फाबेट का टी बन रहा है, तो इट इज करेक्टराइज्ड बाय टी। इट इज करेक्टराइज्ड बाय टी। अगर लेंथ की बात करें, हम एवरेज लेंथ की हम लोग बात करें, एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं एवरेज लेंथ। तो एवरेज लेंथ जो होती है देखो 50 सेंटीमीटर, अगर एक्यूरेट दे रखा है एग्जाम में, और अगर रेंज में दे दे तो 30 टू 100 सेंटीमीटर। डायमीटर की बात करें हम लोग, डायमीटर जो है आपका अम्बिलिकल कोड का जो डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर, 1 to 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ अम्बिलिकल कोड। डेवलपमेंट ऑफ अम्बिलिकल कोड की, अम्बिलिकल कोड का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, अम्बिलिकल कोड का डेवलपमेंट कैसे होता है ना, इट डेवलप फ्रॉम बॉडी स्टॉक। किससे बनता है, ये बॉडी स्टॉक से बनता है। बॉडी स्टॉक क्या है देखो, डेवलप फ्रॉम बॉडी स्टॉक। ये बॉडी स्टॉक क्या होता है, देखो देखो कहां से बनता है, ध्यान से सुनेंगे। बॉडी स्टॉक होता है मेड फ्रॉम मिसेनकाइमल, मिसेनकाइमल सेल्स होती है जो कि बाद में कनेक्टिव टिश्यू बनाती है। तो मेड फ्रॉम mesenchymal cells, mesenchymal रिलीज ऑन, कब रिलीज होता है,
मिसेनकाइमल सेल से बॉडी स्टार्क 12th डे में, 12वें दिन में रिलीज होता है। मिसेनकाइमल सेल से बॉडी स्टार्क 12वें दिन में रिलीज होता है ना। और ये किस किस से बनता है, देखो मिसेनकाइमल तो साथ में इसमें जो है सिंसियर ट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट दोनों से मिलकर बनता है, ध्यान रखना, अम्बिलिकल कोर्ड है ना। इट कंटेन, और इसके चारों तरफ क्या होती है, एक जेली होती है। अम्बिलिकल कोर्ड के अंदर क्या होती है, जेली होती है, जो कि ब्लड वेसल्स के बीच में फ्रिक्शन को रोकती है। उस जेली को बोलते हैं वाल्टन जेली, ये ध्यान रखना, वाल्टन जेली, वाल्टन जेली। आगे आप एक वाल्टन डक्ट पढ़ोगे, जो कि आपके सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट है ना। वाल्टन डक्ट पढ़ोगे, यहाँ पे आपने क्या पढ़ी, वाल्टन जेली, ध्यान रखना। वाल्टन डक्ट किससे रिलेटेड है, वाल्टन डक्ट जो है सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड है, और वाल्टन जेली किससे रिलेटेड है, आपके वाल्टन जेली आपके जो है अम्बिलिकल कोर्ड से रिलेटेड है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वेसल्स। इसके अंदर कितनी वेसल्स होती है, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर यही से क्वेश्चन पूछते हैं, वेसल्स। तो बात करें हम लोग वेसल्स की ड्यूरिंग बर्थ। देखो बर्थ के टाइम की बात करता हूं सबसे पहले। ड्यूरिंग बर्थ, बर्थ के टाइम आप देखोगे तो जो अम्बिलिकल कोर्ड होता है उसके अंदर 3 वेसल्स होती है टोटल। अम्बिलिकल कोर्ड कंटेन 3 वेसल्स, 3 वेसल्स होती है टोटल। अब इन 3 वेसल्स में आर्टरी कितनी होती है और वेन कितनी होती है, ये चीज ध्यान वाली है। ये चीज एग्जाम में पूछ लेते हैं, जिसके अंदर से आपके पास 2 आर्टरी और 3 वेन होती है। सॉरी, 2 आर्टरी 1 वेन, सॉरी 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। जो आर्टरी होती है उसको तो अम्बिलिकल आर्टरी बोलते हैं हम लोग, और जो वेन होती है उसको क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल वेन। तो 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है, 1 अम्बिलिकल वेन होती है ना। ए वी 21 ऐसे याद रखते थे हम लोग, ए वी 21, आर्टरी 2, वेन 1, एट बर्थ। लेकिन उससे पहले की बात करते हैं हम लोग, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो 4 मंथ के टाइम पे, 4 मंथ के टाइम पे ध्यान रखेंगे, अप टू 4 मंथ, 4 महीने तक, जो फीटस के 4 महीने तक की जो एज है, उस टाइम पे मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, दीज आर टोटल 4, 4 होती है, दीज आर टोटल 4, उस टाइम पे 4 होती है। 4 महीने तक कितनी होती है, 4 होती है। और उन 4 में जब हम बात करें तो 2 आर्टरी होती है और 2 ही क्या होती है, वेन होती है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, 4 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में एक अम्बिलिकल आर्टरी जो है ऑब्लिटरेटेड हो जाती है, अवशेषी हो जाती है, अवशेषी है ना, हट जाती है। आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ जो राइट अम्बिलिकल, राइट साइड की जो अम्बिलिकल वेन होती है, एक अम्बिलिकल वेन जो है ऑब्लिटरेटेड हो जाती है, अवशेषी हो जाती है ना। ऑब्लिटरेटेड, ऑब्लिटरेटेड का मतलब अवशेषी, अवशेष के रूप में बचती है, बस अवशेषी हो जाती है। जैसे अपने अपेंडिक्स ऑब्लिटरेटेड है ना, जानवरों में पूरा पाया जाता है, जबकि इंसानों में क्या अवशेषी है ना। तो 4 महीने बाद जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है, 2 वेन रहती है ना पहले 4 महीने तक, तो 4 महीने तक 2 वेन होती है, 2 में से एक राइट साइड वाली जो अम्बिलिकल वेन होती है वो ऑब्लिटरेटेड हो जाती है, ऑब्लिटरेटेड हो जाती है ना। और कितनी बचती है फिर, 4 महीने के बाद एक ही वेन बचती है। आर्टरी ऐसे कैसे रहती है, तो एड पर जब हम अम्बिलिकल कोर्ड को देखते हैं तो उस टाइम पे हमें 2 आर्टरी और 1 वेन दिखाई देती है। अब देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे बनेगा,
एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछा जाएगा कि अम्बिलाइकल कोड में कितनी ब्लड वेसल्स होती है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना, वो एट बर्थ की पूछ रहा है, तो आपको ब्लड वेसल्स बतानी है 3। अगर आर्टरी पूछ ले तो 2, वेन पूछ ले तो 1। अब पूछे थे अप टू 4 मंथ, कि अप टू 4 मंथ जो है अम्बिलाइकल कोड में कितनी ब्लड वेसल्स होती है, तो आपको बतानी है 4। उस टाइम पे आपको कितनी बतानी है? 4, 2 आर्टरी और 2 वेन। और 4 महीने के बाद में जो एक वेन है वो ओब्लिटरेटेड हो जाती है, एक वेन क्या हो जाती है? ओब्लिटरेटेड हो जाती है। क्लियर है? तो ये हमारे पास में अम्बिलाइकल कोड के बारे में कुछ देखो पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम एबनॉर्मलिटी ऑफ अम्बिलाइकल कोड। ध्यान रखें, एबनॉर्मलिटी ऑफ अम्बिलाइकल कोड। तो सबसे पहले देखो हमारा जो पॉइंट है अब नेक्स्ट वो है कोड एबनॉर्मलिटीज। कोड एबनॉर्मलिटीज है ना। सबसे पहला शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड का मतलब है अम्बिलाइकल कोड की लंबाई जो है नॉर्मल से कम रहना। अम्बिलाइकल कोड की लंबाई नॉर्मल से कम होती है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट कोड। अब मुझे एक बात बताएंगे कि आखिर कितने से कम हो जाएगी जब शॉर्ट कोड बोलेंगे हम लोग? कितने से कम हो जाएगी अम्बिलाइकल कोड की लंबाई कि हम उसको शॉर्ट अम्बिलाइकल कोड कहेंगे? तो इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर लेस देन 30 सेंटीमीटर हो जाए तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट कोड। लेस देन 30 सेंटीमीटर हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट कोड। आई बात समझ में? सेकंड बात, लॉन्ग कोड। लॉन्ग कोड किसे कहेंगे? तो लॉन्ग का मतलब है लंबाई नॉर्मल से ज्यादा हो जाए। अगर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग कोड। अभी बात समझ में? 30 से कम है तो शॉर्ट कोड और 100 से ज्यादा है तो लॉन्ग कोड, है ना। अब एक और तीसरा, फॉल्स नोट। फॉल्स नोट, नोट का मतलब क्या होता है? गिठान लगाना। इट इज लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ वाटरन जेली। देखो क्या होता है, देखो ये आपके पास में क्या है, मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये अम्बिलाइकल कोड है, मान के चलिए नॉर्मल। इसके अंदर क्या होती है? जेली होती है। अब ये जेली क्या होती है? एक जगह मान के चलो कलेक्ट हो गई। एक जगह कलेक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है? एक नोट टाइप का बन जाता है इस तरीके से कि नोट एक गांठ जैसी बन जाती है। इसको हम बोलते हैं फॉल्स नोट, है ना। इट इज लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ इट इज लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ वार्टन जेली। वार्टन जेली, वार्टन जेली के कलेक्ट होने की वजह से एक नोट दिखाई देती है जिसको फॉल्स नोट कहते हैं। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में बेटल डोर अटैचमेंट। बेटल डोर अटैचमेंट, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं आपको। बेटल डोर अटैचमेंट देखो नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली ये आपके पास में प्लेसेंटा है। नॉर्मली आपके पास में प्लेसेंटा है और यहां पर देखो मिडिल पार्ट में आपके प्लेसेंटा से कौन जुड़ता है? अम्बिलाइकल कोड। इस तरीके से आपको दिखाई देगा नॉर्मली, है ना। ये नॉर्मल कंडीशन है। अब बेटल डोर कंडीशन कब कहेंगे? जब जो है अम्बिलाइकल कोड, अम्बिलाइकल कोड प्लेसेंटा की, ये प्लेसेंटा, ध्यान देंगे बात पे। देखो ये प्लेसेंटा और अम्बिलाइकल कोड कहां जुड़ा? जुड़ा है यहाँ पे, यहाँ पे जुड़ा है। मतलब इसको क्या कहें? मार्जिन, मार्जिन पे जुड़ा है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? बेटल डोर अटैचमेंट। और इस टाइप की जो प्लेसेंटा है ना,
बेटल डोर अटैचमेंट, अगर मान के चलो, सुनो मेरी बात को, अगर प्लेसेंटा यूट्रस से मार्जिन से जुड़ी है, यहाँ पे देखो इस मार्जिन से, तो उस टाइप की प्लेसेंटा को हम प्लेसेंटा मार्जिनेटम भी बोलते हैं। आई बात समझ में? अगर प्लेसेंटा यूट्रस से मार्जिन से जुड़ी है तो उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनेटम प्लेसेंटा या बेटल डोर प्लेसेंटा भी, है ना। और अगर अम्बिलिकल कोड जो है आपके मार्जिन से जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा के, तो उस अम्बिलिकल कोड को बोलते हैं बेटल डोर अटैचमेंट, है ना। तो बोलते हैं बेटल डोर अटैचमेंट। ध्यान रखना, देखो बेटल डोर का मतलब यहाँ पे ध्यान रखेंगे मार्जिन से है। कोई भी चीज अगर मार्जिन से जुड़ी हुई है, बाहर की बाउंड्री से जुड़ी हुई है, ओनली थोड़ा सा मार्जिन लेके जुड़ी हुई है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं बेटल डोर कंडीशन। क्या बोलते हैं? और ये जो है प्लेसेंटा के लिए भी होती है और आपके अम्बिलिकल कोड के लिए भी हो सकती है। प्लेसेंटा के लिए कब कहलाएगी? जैसे मान के चलो ये यूट्रस है, यहाँ पे अगर मान के चलो ये आपकी प्लेसेंटा है, ये ओनली मार्जिन से जुड़ी हुई है, तो ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा मार्जिनेटम या बेटल डोर प्लेसेंटा कहलाएगी। यही बात अगर अम्बिलिकल कोड पे लागू करोगे, तो ये आपके पास अम्बिलिकल कोड क्या है? प्लेसेंटा से मार्जिन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? अम्बिलिकल कोड का बेटल डोर या मार्जिनेटम अटैचमेंट। क्लियर है? अब बात करते हैं एक और, वेलेमेंटस। वेलेमेंटस वेलेमेंटस अटैचमेंट किसे कहते हैं? इट इज एक्सप्लेन एज डिवीजन ऑफ वेसल्स एट द लेवल ऑफ एमनियोटिक एपिथेलियम। कहने का मतलब ये है, देखो ये आपके पास में, ये आपके पास में देखो, आपको पता है प्लेसेंटा किसका पार्ट होता है? कोरियन की तरफ होता है ये प्लेसेंटा, और ये आपके पास में अम्बिलिकल कोड। अब क्या होता है, देखो ये जो ब्लड वेसल्स होती है सीधी आपकी कहाँ जाती है? प्लेसेंटा तक पहुंचती है। तीनों की तीनों ब्लड वेसल्स, दो आर्टरी एक वेन। लेकिन विलेमेंटस के अंदर क्या होती है? जो ब्लड वेसल्स होती है, ध्यान देंगे, देखो बात को ध्यान देंगे, ये आपकी जो ब्लड वेसल्स है ऐसे हो जाती है बाहर की साइड में, इस तरीके से। इसको बोलते हैं वेलेमेंटस अटैचमेंट, है ना। लिखेंगे क्या, देखो, इट इज एक्सप्लेन एज डिवीजन ऑफ vessels at the level of amniotic epithelium। ये यहाँ पर क्या होती है? एमनियोटिक एपिथेलियम होती है, ध्यान रखना। ये जगह, इस जगह पे क्या होती है? एमनियोटिक एपिथेलियम, है ना। तो वहां पे डिवाइड हो जाती है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वेलेमेंटस, है ना। एक होता है सिंगल आर्टरी डिजीज, दो की जगह एक आर्टरी पाई जाएगी अम्बिलिकल कोड के अंदर, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एसएडी। एसएडी का मतलब होता है सिंगल आर्टरी डिजीज। सिंगल आर्टरी का, इट इज ए टाइप ऑफ कंजेनाइटल एनोमेलीज कॉमनली प्रेजेंट इन द कंडीशन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। ये मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर दिखाई देगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी, या फिर एंड जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट में प्रेगनेंसी के अंदर भी ये दिखाई देगा। तो ये तो हमारे पास में अम्बिलिकल कोड के बारे में था। बहुत अच्छी बातें हैं, याद रखेंगे। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो अब हमारा टॉपिक है फीटल एनवायरनमेंट। सामने आपको एक फोटो दिखाई दे रहा होगा, देखो देखो फीटल एनवायरनमेंट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए आप लोग, एक तो आपको दिखाई दे रहा है कोरियन, एक दिखाई दे रहा है आपको एमनियन। आ रही है बात समझ में? ये देखो, ये रहा आपके पास में कोरियन और एमनियन। यहाँ पे आपके पास में ये प्लेसेंटा, और ये आपके पास में अम्बिलिकल कोड।
तो देखो यहाँ पे जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं कोरियन, और जो आपको इंटरनली जो दिखाई दे रही है वो है आपके पास में एमनियन, और एमनियन के बीच में फ्लूइड, ब्लू कलर का एक फ्लूइड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। आई बात समझ में? तो फीटल के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक एमनियन एक कोरियन। जो आउटर साइड की होती है वो आपके पास में कोरियन होती है, और इनर साइड की जो होती है उसको हम बोलते हैं एमनियन। आई बात समझ में? तो कितनी मेम्ब्रेन होती है? दो। कोरियन का बाहर के साइड में, एमनियन का अंदर के साइड में। अब एमनियन और फीटस के बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियन मेम्ब्रेन और फीटस के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। अब हमारा टॉपिक रहेगा एमनियोटिक फ्लूइड। एक बार हम पिक्चर देख लेते हैं, यहाँ पे देखो मेम्ब्रेन, फीटल मेम्ब्रेन, या इसको हम बोलेंगे फीटल एनवायरनमेंट भी। या इसको फीटल एनवायरनमेंट भी हम कहते हैं। अब देखो आगे होता क्या है, फीटल मेम्ब्रेन और फीटल एनवायरनमेंट क्या होता है, सामने देखेंगे ध्यान से। ये आपके पास में फीटस है, ये क्या है? फीटस है ना। और फीटस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। कुल मिला के बात ये समझ में आ गई कि फीटस के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। मैं प्लेसेंटा बना रहा हूं। तो देखो फीटस के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक तो ये मेम्ब्रेन जो बाहर की साइड में है, एक ये मेम्ब्रेन जो अंदर की साइड में है। क्लियर? जो बाहर की साइड में जो मेम्ब्रेन है इसको कोरियन बोलते हैं, जो अंदर की साइड में जो मेम्ब्रेन है इसको एमनियन बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? अब देखो इस एमनियन, ये जो लेयर है अंदर वाली लेयर एमनियन, और ये जो फीटस है इसके बीच में एक स्पेस पाया जा रहा है, ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को बोलते हैं एमनियोटिक स्पेस। और इस एमनियोटिक स्पेस में फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है इनके चारों तरफ, एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर है? तो हमारे पास में यहाँ पे देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। मेम्ब्रेन की बात करता हूँ, दो मेम्ब्रेन है। कौन कौन सी? एक तरफ एमनियन लिखोगे और एक तरफ क्या लिखोगे? कोरियन। देखो एमनियन जो है इनर लेयर है, सबसे पहली बात, और कोरियन क्या है? आउटर लेयर है या आउटर मेम्ब्रेन है। जो एमनियन होती है वो थिन होती है, जबकि कोरियन क्या होती है? थिक, मोटी होती है। और एमनियन जो होती है आपके पास में हार्ड टू ब्रेक ड्यू टू इलास्टिसिटी, इसको ब्रेक करना थोड़ा हार्ड है क्योंकि क्या होती है? इलास्टिसिटी पाई जाती है इसमें, ये फट नहीं सकती क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है? इलास्टिसिटी है ना, ड्यू टू इसमें खींचने की क्षमता होती है, इलास्टिसिटी होती है। और इसके ब्रेक होना इजी ब्रेक हो जाती है क्योंकि हार्ड हार्ड इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती इसमें, इजी टू ब्रेक, इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती तो ये जल्दी ब्रेक हो सकती है। इसमें जो ब्लड सप्लाई नहीं होती है एमनियन में, ध्यान रखना, डू नॉट कंटेन सप्लाई, जबकि कोरियन के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, कंटेन सप्लाई। तो ये बात दोनों के बारे में याद रखेंगे कि एमनियन क्या है, कोरियन क्या है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड जो कि एमनियोटिक स्पेस में पाया जाता है ना,
अब ये देखो कहाँ से बनता है, मेन चीज ये है कि कहाँ से बनता है ना, एमनियोटिक फ्लूइड ओरिजिन, कि एमनियोटिक फ्लूइड का ओरिजिन कहाँ से होता है। एमनियोटिक फ्लूइड का ओरिजिन कहाँ से होता है, ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड, शुरुआती दौर के अंदर, इट मेनली प्रोड्यूस बाई प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। शुरुआती दौर में मतलब कब, 12 वीक के पहले, जब तक आपकी किडनी जो फीटस है उसकी किडनी काम करना स्टार्ट नहीं करेगी, तब तक कहां से बनेगा, आपके प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के ट्रांसडक्शन से। देखो आप दो टाइप के फ्लूइड पढ़ेंगे, एक तो होते हैं एक्सुडेट, एक होता है ट्रांसुडेट। एक्सुडेट जो कि देखो आपके फोड़े पुंसे से बाहर निकलते हैं, फर्स्ट फॉर्मेशन वाले होते हैं, जो बाहर के साइड में निकलते हैं, उनको एक्सुडेट बोलते हैं। ट्रांसुडेट आपकी बॉडी के अंदर ही अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ही अंदर बनते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ही रहते हैं ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नहीं आते, उनको ट्रांसुडेट बोलते हैं। तो ये जो आपकी बॉडी के अंदर ही अंदर रहता है, प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी के अंदर ही रहता है एमनियोटिक फ्लूइड, वहीं बनता है, वहीं पे एब्सॉर्ब होता है, वहीं निकलता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसुडेट। और ये किसका ट्रांसुडेट है, मतलब कहां से निकलता है, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड से शुरुआती दौर में ना। और अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो है प्रोडक्शन कब से होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड प्रोडक्शन स्टार्ट फ्रॉम 12 वीक। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा यहाँ पे, 12 वीक का जो टाइम है वो सिक्रेशन टाइम है, ध्यान रखेंगे एक फीटस के लिए। 12 वीक का टाइम क्या है आपके पास में, एक सिक्रेशन टाइम है। किडनी से यूरिन कब सिक्रेट होता है, 12 वीक पर। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है हार्मोन्स कब सिक्रेट होते हैं, 12 वीक पर। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन कब सिक्रेट होता है, 12 वीक पे। पेनक्रियास से इंसुलिन कब सिक्रेट होता है, 12 वीक से। फीटस में जहां कहीं पे भी सिक्रेशन स्टार्ट होता है वो 12वें वीक से स्टार्ट होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। किडनी यूरिन बनाना कब स्टार्ट करती है, 12 वीक पे, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का जो मोस्ट ऑफ पार्ट होता है वो फीटस यूरिन की वजह से होता है, ध्यान रखना। और ये किस पे डिपेंड करता है, फीटस यूरिन का अमाउंट डिपेंड करता है प्लेसेंटा के द्वारा आने वाले, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जो आ रहा है वाटर वगैरह, उस पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा फीटस प्लेसेंटा जो वाटर वगैरह जो भी आ रहा है उस पे डिपेंड कर, जितना वॉल्यूम वाटर का आएगा फीटस की तरफ उतना यूरिन बनेगा, और जितना यूरिन बनेगा उतना ही क्या होगा, आपके एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ेगा। देखो बहुत बार एमनियोटिक फ्लूइड का जो है वॉल्यूम कम रह जाता है, ये कौन सी कंडीशन हो जाती है आपके पास में, कि पता कर लेते हैं गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह और ऑब्स्टेट्रिशियन जो है पता कर लेते हैं कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट कम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बच्चे की किडनी में जो फीटस जो डेवलप हो रहा है उसकी किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, उसकी किडनी प्रॉपर जो है एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बना रही। आई बात समझ में। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम डिपेंड करता है वो यूरिन आउटपुट पे डिपेंड करता है, बेबी के यूरिन आउटपुट पे मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम डिपेंड करता है। बात करता हूँ देखो मैं वॉल्यूम की, तो 12 वीक पे स्टार्ट होता है, तो 12 वीक पे इसका जो वॉल्यूम होता है, 12 वीक पे जो वॉल्यूम होता है ये 50 ml रहता है शुरुआत में। तो 16 वीक पे क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो 100 ml हो जाता है। और
20 वीक पे जो इसका वॉल्यूम होता है वो 400 ml होता है, और 36 से 38 वीक पर इसका जो वॉल्यूम होता है 800 से 1200 ml तक पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद कम होना स्टार्ट, 8 टर्म एग्जाम के अंदर यही पूछते हैं। 8 टर्म, टर्म का मतलब अब जो है फिटस बाहर निकलने के लिए तैयार है। उस टाइम पे जो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम होता है 600 से 800 ml। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। 600 से 1200 ml होता है। और अगर 42 वीक से ज्यादा प्रेगनेंसी हो जाएगी, मतलब पोस्ट टर्म कहोगे आप, अरे 42 वीक से 42 सप्ताह से ऊपर अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट टर्म। और पोस्ट टर्म वाली प्रेग्नेंट लेडियों के अंदर देखो, एक बार फिर देखेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड, देखो ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार फिर बता रहा हूँ, एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ पाया जाता है, एमनियोटिक स्पेस में, है ना। और ये कहाँ से बनता है, ये ट्रांसुडेट है, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, शुरुआत में, जब तक कि किडनी इसका काम करना स्टार्ट नहीं करे तब तक। और इसको उस टाइम पे देखो इतना मेजर कर भी नहीं सकते। 12वीं वीक पे ये बनना स्टार्ट होता है, ये मानते हैं 12वीं वीक पे बनना स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पे जो फीटस है उसकी किडनी भी प्रॉपर वर्क करने लगती है, यूरिन आउटपुट आने लगता है। तो मोस्ट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो किसके द्वारा बनता है, किडनी के द्वारा निकले हुए यूरिन आउटपुट से। फीटस जितना यूरिन निकालेगा उतना ही एमनियोटिक फ्लूइड जो है बढ़ता जाएगा। क्लियर। तो 12वीं वीक पे जो है बनना स्टार्ट होता है, और 12वीं वीक पे जिसका वॉल्यूम होता है 12वीं वीक पे 50 ml होता है, और 16वीं वीक पे 100 ml, और 20वें वीक में जो है 400 ml होता है, और 36 से 38 वीक में 800 से 1200 ml रहता है। टर्म की बात करें, टर्म टर्म का मतलब होता है कि अब जो है लेबर स्टार्ट हो सकता है, कभी भी टाइम पूरा हो चुका है। तो टर्म पे जो है 600 से 800 ml इसका जो है वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर जो है प्रेगनेंसी 42 वीक के ऊपर हो जाए तो उसको आप पोस्ट टर्म कहते हो। पोस्ट टर्म वाली कंडीशन के अंदर इसका वॉल्यूम 200 ml तक रह जाता है, कम हो जाता है। जितनी प्रेगनेंसी ज्यादा आगे बढ़ती जाएगी जो है वॉल्यूम कम होता जाएगा। 38 वीक के बाद में, 38 वीक के बाद में इसका वॉल्यूम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आई बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, देखो ये बात ध्यान रखेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम कम होना या ज्यादा होना फीटल हेल्थ पे डिपेंड करता है। फीटल हेल्थ जो होती है इस पे जो है बहुत इसका इफेक्ट पड़ता है अगर वॉल्यूम कम है और वॉल्यूम ज्यादा है। अब करेक्टर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड किस तरीके का दिखाई देता है, क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। करेक्टर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, करेक्टर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, है ना। देखो सबसे पहले किस टाइप का फ्लूइड होता है ये ध्यान रखेंगे, किस टाइप का फ्लूइड होता है। तो ये एक तरह का आइसोटोनिक फ्लूइड होता है ना, आइसोटोनिक फ्लूइड इज आइसोटोनिक, है ना। जो NS आता है ना आपका, NS भी क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। आपका NS क्या होता है, आइसोटोनिक, है ना। नेचर में क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। लेकिन इन लेटर प्रेगनेंसी, बाद में लेटर प्रेगनेंसी में इट बिकम हाइपोटोनिक आफ्टर वीक ऑफ 28। ये हाइपोटोनिक हो जाता है नेचर में। अगर इसके मान के चलो इसके कंपोजिशन की बात करें कि क्या क्या होता है इसके अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड में एमिनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सेल, क्रोमोसोम्स, DNA वगैरह वगैरह, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और हेयर्स वगैरह, वन्नी कैसियोसा, है ना। ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। एग्जाम के अंदर पूछते नहीं है देखो इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कैरेक्टर की बता रहे थे हम लोग इसका। अगर हम इसके पीएच की बात करें, देखो
पीएच की बात करें तो पीएच 7.4 टू 7.8 रेंज में, और अगर एक्यूरेट पूछे तो 7.2। आई बात समझ में? एल्किलाइन पीएच होती है, कैसी? एल्किलाइन, एल्किलाइन पीएच क्षारीय पीएच होती है ना। देखो एक बार बता रहा हूँ, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं कभी पीएच के बारे में, उनको 7 जो एक पॉइंट है जिसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। 7 के अगर नीचे कम हो, अगर 7 से कम हो पीएच तो एसिडिक, और अगर 7 से ज्यादा होती है पीएच तो एल्किलाइन। क्लियर है? तो यहाँ पर 7 से ज्यादा है पीएच, इसलिए तो पीएच कितनी है इसकी? 7.4 टू 7.8। तो इसका जो नेचर होगा कैसा होगा? एल्किलाइन, क्योंकि पीएच किससे ज्यादा? 7 से ज्यादा। कलर की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों के अंदर मैंने देखा है। कलर की बात करें हम लोग, तो इसका कलर जो शुरुआत में अगर इनिशियली पूछे, इनिशियली शुरुआती दौर में इसका कलर जो है कलरलेस होता है, शुरुआत में कलरलेस होता है। और अगर हम बात की बात करें, बाद में अगर हम बात करें तो इसका कलर जो है टर्म पर इसका कलर होता है आपके पेल येलो और स्ट्रा कलर, या फिर स्ट्रो कलर भी आप बोल सकते हो, पेल येलो या स्ट्रो कलर। आई बात समझ में? ट्रांसपेरेंट होता है, ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंट है ना, पेल येलो स्ट्रा कलर, और ये ट्रांसपेरेंट होता है ये फ्लूइड। अब तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड के कलर में कुछ डिफेक्ट आने की वजह से बहुत सारी जो मिसहैपनिंग हो सकती है। जैसे कि पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एबनॉर्मल कलर रिएक्शन ऑफ एबनॉर्मल कलर रिएक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मल कलर रिएक्शन के बारे में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहली बात, अगर ग्रीनिश है, ग्रीन कलर का है, ग्रीनिश कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन हो गया, तो ये किसको शो करता है? ये शो करता है आपके देखो मिकोनियम स्टेनिंग को, कि मिकोनियम इसके अंदर जमने लगा है। मिकोनियम किसे कहेंगे? जो बच्चा जो फीटस जो स्टूल करता है, फीटस के स्टूल को हम क्या बोलते हैं? मिकोनियम। और अगर बेबी पहला जो स्टूल करता है उसको भी क्या बोलते हैं? मिकोनियम। बेबी का जो फर्स्ट स्टूल होता है उसको भी क्या बोलते हैं? मिकोनियम। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकते हैं, बताऊंगा भी पीडियाट्रिक में। तो मिकोनियम स्टेनिंग मतलब बच्चे का स्टूल जो है एमनियोटिक फ्लूइड में जमा हुआ है, तो कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीनिश कलर का। कैसा हो जाएगा? ग्रीनिश कलर का, ग्रीनिश कलर का हो जाए। और ये देखो किसको शो करता है? आपके फीटल डिस्ट्रेस को, फीटल डिस्ट्रेस। अगर ग्रीनिश कलर है तो किसको शो करेगा? फीटल डिस्ट्रेस को शो करता है, ध्यान रखेंगे। ये किसको शो करता है? फीटल डिस्ट्रेस को। आई बात समझ में? ये किसको शो करता है? फीटल डिस्ट्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीटल डिस्ट्रेस को शो करता है ना। किसको शो करता है? फीटल डिस्ट्रेस को ना, ग्रीनिश कलर। नेक्स्ट कलर की बात करें हम लोग, गोल्डन कलर। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है, गोल्डन कलर। गोल्डन कलर जो है आपके RH इनकम्पेटेबिलिटी को शो करता है। एक बीमारी होती है RH इनकम्पेटेबिलिटी फीटस में। देखो क्या होती है RH इनकम्पेटेबिलिटी? RH पॉजिटिव मदर और फीटस हो RH नेगेटिव, तो RH पॉजिटिव जो एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को पार करके फीटस में पहुंच जाती है, और फीटस के अंदर क्या बन जाती है? देखो RH पॉजिटिव जो एंटीजन है
ये फीटस के अंदर पहुंच जाता है और फीटस के अंदर एक रिएक्शन हो जाती है जिसकी वजह से फीटस का जो है ब्लड टूटने लगता है, मतलब हीमोलाइसिस होने लगती है। और इस हीमोलाइसिस की वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर क्या हो जाता है, गोल्डन। तो गोल्डन कलर किसको शो करता है, आपको एक वर्ड में याद रखना है, आर एच इनकम्पेटिबिलिटी को। किसको शो करता है, आर एच इनकम्पेटिबिलिटी को। अब देखो नेक्स्ट कलर है आपके पास में सेफ्रॉन कलर। सेफ्रॉन, अब ये सेफ्रॉन कलर कैसा होता है, देखो केसर की तरह का। केसर देखा है ना, केसर जो होती है, सेफ्रॉन कलर जिसको बोलते हैं ग्रीन प्लस येलो, ग्रीनिश येलो कलर। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर सेफ्रॉन हो गया या ग्रीनिश येलो हो गया तो ये किसको शो करता है, पोस्ट मेच्योरिटी को। ये ध्यान रखेंगे, ग्रीनिश येलो हो गया तो किसको शो करता है, पोस्ट मेच्योरिटी को, कि जो है फीटस है वो 42 वीक से ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट, अगर डार्क रेड हो गया, डार्क रेड कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, डार्क रेड जो है आपके हेमरेज को शो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेड भी दे सकता है एग्जाम के अंदर कि रेड कलर किसको शो करता है, हेमरेज को। किसको शो करता है, हेमरेज को, की ब्लीडिंग हो रही है ना, हेमरेज को। और उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन या टोबैको कलर, तंबाकू की तरह का टोबैको कलर, किसको शो करता है, इंट्रा यूटेराइन डेथ। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर डार्क ब्राउन या टोबैको कलर हो गया तो इंट्रा यूटेराइन डेथ को शो करता है। किसको, इंट्रा यूटेराइन डेथ, फीटस मर चुका है अंदर, इंट्रा यूटेराइन डेथ, इंट्रा यूटेराइन डेथ को शो करता है। क्लियर है। अब बात करते हैं क्लिनिकल इंपोर्टेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। क्लिनिकल इंपोर्टेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, क्लिनिकल इंपोर्टेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के क्या क्लिनिकल इंपोर्टेंस है, इसकी जांच करने में काम आता है, इसके बढ़ने से क्या होता है, इसके घटने से क्या होता है, वो सारी चीज पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। अब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का काम क्या है, क्यों करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के वॉल्यूम को एक्सपेक्टेड करने के लिए कि कितना वॉल्यूम हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, है ना। कैसे करते हैं, देखो इधर देखेंगे, सामने ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। ये आपके पास में मान के चलिए एब्डोमिनल रीजन ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, ये आपके पास में अम्बिलिकल है प्रेग्नेंट लेडी का, यहाँ पर आपके पास में ज़िगोइड प्रोसेस है, और यहाँ पे नीचे का जो पॉइंट कहते हैं वो प्यूबिस सिम्पाइसिस, सिम्पाइसिस प्यूबिस। और इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं, 4 क्वाड्रेंट में, और हर क्वाड्रेंट की जो है लंबाई नापी जाती है, हर क्वाड्रेंट की जो क्या नापी जाती है लंबाई। नॉर्मल वैल्यू जो होगी 5 से 25 सेंटीमीटर, अगर लेंथ जो है 5 से 25 सेंटीमीटर आता है तो नॉर्मल है आपका एमनियोटिक फ्लूइड। नॉर्मल वॉल्यूम कब होगा, जब आपके 5 से 25 सेंटीमीटर के बीच में आती है। वैसे अगर बात करें हम कि सर आइडियली कितना होता है, आइडियली कितना जो है
अगर आइडियली बात करें हम लोग कि नॉर्मल कितना पाया जाता, ज्यादातर कितना पाया जाता है महिलाओं में, आइडियली 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर नॉर्मली जो है एल्फा फ्री एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स पाया जाता है ना। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स किस काम में लिया जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड के वॉल्यूम को एक्सपेक्टेड करने के लिए, मेजर करने के लिए कितना हो सकता है। और अगर अब ध्यान रखेंगे, अगर 5 सेंटीमीटर से कम है, लेस देन 5 सेंटीमीटर, तो इट इंडिकेटेड क्या इंडिकेट करता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका वॉल्यूम 200 ml से कम है। ये इंडिकेट करता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का वो जो वॉल्यूम है वो किससे कम है, 200 ml से कम है। और 200 ml से कम हो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम, तो उस कंडीशन को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 सेंटीमीटर से कम आया है तो ये चीज शो करता है वो कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका वॉल्यूम 200 से कम है। और एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम अगर 200 से कम है तो आप उसको कहोगे ओलिगो हाइड्रो एमनियोज, ओलिगो हाइड्रो एमनियोज, क्लियर, ओलिगो हाइड्रो एमनियोज कहेंगे। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो है हमें अंदर फ्लूइड इंसर्ट करना पड़ता है। इस कंडीशन में हमें, अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो हमें फ्लूइड क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। और जब आप फ्लूइड इंसर्ट कर रहे हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एमनियो फ्यूजन। एमनियो फ्यूजन, एमनियो फ्यूजन का मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड बाहर से इंसर्ट करना। क्यों इंसर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम रह गया है ना। अगर इसी के अपोजिट हम बात करें कि जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है उसका जो है मेजरमेंट 25 सेंटीमीटर से ज्यादा आ रहा है, तो ये शो करता है ये कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो 2000 ml से ज्यादा है। 5 से कम आता है तो 200 से कम है, और 25 से ज्यादा है तो 2000 ml से ज्यादा है। और 2000 ml से ज्यादा अगर एमनियोटिक फ्लूइड हो तो उस कंडीशन को हम वो बोलते हैं पॉलीहाइड्रो एमनियोज, पॉलीहाइड्रो एमनियोज। और पॉलीहाइड्रो एमनियोज वाली कंडीशन में हमें फ्लूइड बाहर निकालना पड़ता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर एस्पायरेट किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, बाहर एस्पायरेट किया जाता है। और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। हमारी बॉडी से कोई भी फ्लूइड को बाहर निकालना, तो उसके नाम के आगे हम सेंटेसिस लगा देते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाल देते हैं एमनियोसेंटेसिस। क्लियर है माइंड के अंदर ये बात, क्लियर है। यहाँ पे आपको एक बात बता दो, देखो जो टर्म पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे याद आ गई है। टर्म पर जो फीटस है उसका यूरिन आउटपुट पूछ लेते हैं एग्जाम पर, एग्जाम में पूछ लेते हैं कितना होता है, 400 से 700 ml, सॉरी 400 से 1200 ml पर डे। टर्म पर जो है फीटस का यूरिन आउटपुट कितना होता है, 400 से 1200 ml। और टर्म पर जो फीटस होता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात, टर्म पर फीटस जो है कितना एमनियोटिक फ्लूइड सॉल्विंग करता है, कितना एमनियोटिक फ्लूइड निगलता है, निगलने का मतलब स्वॉलोइंग, कितना एमनियोटिक फ्लूइड स्वॉलोइंग करता है टर्म पर, कितना एमनियोटिक फ्लूइड स्वॉलोइंग करता है। तो आप लोग बताएंगे कि टर्म पर जो है कितना एमनियोटिक फ्लूइड स्वॉलोइंग होता है, बताएंगे आप लोग। 400 से 700 ml, 400 से 700 ml। और इस स्वॉलोइंग की वजह से, ये एमनियोटिक फ्लूइड स्वॉलोइंग करने की वजह से क्या हेल्प करता है, ध्यान रखेंगे। बच्चा जो टर्म पे 400 से 700 ml एमनियोटिक फ्लूइड निगल जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो है डेवलपमेंट का 400 से 700 ml तक अगर निकल रहा है तो देखो नॉर्मल है, फायदेमंद है। लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर कर लेता है तो वो नुकसानदायक हो जाता है ना। तो 400 700 ml जो निगल लेता है, तो ये क्या करता है, देखो आपके डेवलपमेंट ऑफ जीआई सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को बढ़ावा देता है ना, डेवलपमेंट ऑफ जीआई सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को बढ़ावा देता है ना।
क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले की। नेक्स्ट क्या क्लिनिकल इंपोर्टेंस है इसका। नेक्स्ट है फीटल वेलबींग को चेक करने के लिए भी हम लोग एम्ब्रियोटिक फ्लूइड की जांच करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग कि एम्ब्रियोटिक फ्लूइड से किस तरीके से हम फीटल वेलबींग को असेस करते हैं। असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग कि एम्ब्रियोटिक फ्लूइड के द्वारा हम किस तरीके से फीटल के वेलबींग को असेस करते हैं। तो देखो मेनली किसकी वेलबींग के लिए जो है हमें एम्ब्रियोटिक फ्लूइड की जांच करने की जरूरत पड़ेगी। मेनली हमें पल्मोनरी मैच्योरिटी के लिए कि लंग्स जो है मैच्योर हुए या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम एम्ब्रियोटिक फ्लूइड की जांच करते हैं। अब देखो क्या संबंध है आखिर एम्ब्रियोटिक फ्लूइड और लंग्स मैच्योरेशन या पल्मोनरी मैच्योरिटी का क्या संबंध है। देखो अप्रोक्सीमेट बात करते हैं हम 22 वीक्स की, तो लंग्स में सर्फेक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ध्यान रखिए सर्फेक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सर्फेक्टेंट वो होते हैं जो कि एल्विलाई को पिचकने से बचाते हैं। ध्यान रखिए एल्विलाई को पिचकने से बचाते हैं। जो फीटस की एल्विलाई को हमारे एल्विलाई के अंदर भी है, हमारे एल्विलाई को भी पिचकने से बचाता है कौन, सर्फेक्टेंट है ना। एल्विलाई को पिचकने से बचाते हैं। तो सर पहले 22 वीक के पहले एल्विलाई चिपका हुआ रहता है, लेकिन 22 वीक के बाद सर्फेक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाता है तो एल्विलाई फूल जाते हैं। क्लियर। और यहाँ पर एल्विलाई फूल जाते हैं और यहाँ पे जो सर्फेक्टेंट होते हैं कौन कौन से सर्फेक्टेंट बनते हैं एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। तो दो टाइप के सर्फेक्टेंट बनते हैं, एक का नाम है लेसिथिन, दूसरे का नाम है स्प्रिंगोमाइलिन। लेसिथिन और स्प्रिंगोमाइलिन। अगर किसी के लंग्स की मेच्योरिटी को आपको देखना है तो हम यहाँ पे देखते हैं लेसिथिन स्प्रिंगोमाइलिन रेशियो। ध्यान रखना लंग्स मेच्योरिटी को देखना है, फीटस के लंग्स मेच्योरिटी को देखना है तो आप लेसिथिन स्प्रिंगोमाइलिन रेशियो देखते हो, और जो कि टर्म पर कितना होना चाहिए 2:1 होना चाहिए। जो कि टर्म पर कितना होना चाहिए 2:1 होना चाहिए। अगर इससे कम है 2:1 से कम है रेशियो तो लंग्स मैच्योर नहीं हुए। और ये किसके द्वारा करते हैं देखो एम्ब्रियोटिक फ्लूइड के द्वारा ना। अब हम बात करते हैं देखो द सर्फेक्टेंट इन एम्ब्रियोटिक फ्लूइड डायग्नोस्ड बाय 2 टेक्निक कि सर्फेक्टेंट जो है प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं एम्ब्रियोटिक फ्लूइड के अंदर, इसको दो तरीके से डायग्नोस करते हैं। द सर्फेक्टेंट इन एम्नियोटिक फ्लूइड डायग्नोस्ड बाय 2 टेक्निक। दो टेक्निक से डायग्नोस होते हैं सर्फेक्टेंट है ना। पहला आपके पास में सेक टेस्ट में क्या करते हैं, इट इज बेड साइड प्रोसीजर प्रेजेंस ऑफ बबल इंडिकेट प्रेजेंट ऑफ सस्पेक्टेंट। देखो अगर एक ब्यूरेट के अंदर एम्नियोटिक फ्लूइड लिया जाता है और अगर उसके अंदर बबल प्रेजेंट है तो क्या इंडिकेट करता है कि सर्फेक्टेंट मौजूद है ना। प्रेजेंस ऑफ बबल इंडिकेट प्रेजेंट ऑफ सर्फेक्टेंट। प्रेजेंट ऑफ सर्फेक्टेंट सेक टेस्ट है ना। एम्नियोटिक फ्लूइड लेंगे, हिलाएंगे और देखेंगे कि इसके अंदर बबल्स है या नहीं। अगर बबल्स है तो जो है आपके सर्फेक्टेंट मौजूद है, आपके लंग्स जो है बच्चे के फीटस के लंग्स जो है मैच्योर है। तो लंग्स मैच्योरिटी को देखने के लिए सेक टेस्ट किया जाता है। एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा सेक टेस्ट किससे रिलेटेड है,
लंग्स मैच्योरिटी को चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर बबल्स बन रहे हैं तो लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन प्रेजेंट है। तो सेक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, लंग्स मैच्योरिटी को चेक करने के लिए। कहां से, एम्नियोटिक फ्लूइड से। कहां से, एम्नियोटिक फ्लूइड कैसे लेंगे, और एमनियोसेंटेसिस से। किससे लेंगे, एमनियोसेंटेसिस से। अगली बात करते हैं नाइल ब्लू टेस्ट। नाइल ब्लू टेस्ट देखो, द प्रिंसिपल स्टेनिंग टेक्निक, प्रेजेंस ऑफ अमोंग कलर सेल इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट, है ना। अगर ये स्टेनिंग टेक्निक है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी स्टेनिंग की जाती है, और स्टेनिंग में अगर ऑरेंज कलर का आ जाता है, ऑरेंज कलर, कि वो एल्केलाइन होता है, तुम्हें पता है। तो एल्केलाइन क्या करेगा, जो है एल्केलाइन जो ऑरेंज कलर देगा, और ऑरेंज कलर क्या इंडिकेट करेगा, कि आपके जो है सर्फेक्टेंट मौजूद है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड को जमाते हैं और वो ऑरेंज कलर देता है, ऑरेंज कलर देता है, तो आपके पास में ये क्या इंडिकेट करता है कि सर्फेक्टेंट मौजूद है, प्रेजेंट है। स्टेनिंग करते हैं, क्या करते हैं, स्टेनिंग, है ना। और अगर स्टेनिंग में कौन सा कलर देता है, ऑरेंज कलर देता है, तो सर्फेक्टेंट क्या है, मौजूद होता है। सर्फेक्टेंट क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ध्यान रखना। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं, फॉस्फोरस और लिपिड से मिलकर बने होते हैं। और ये स्टेनिंग करने पे कौन से कलर देते हैं, ऑरेंज कलर देते हैं। ऑरेंज कलर दे रहा है तो सर्फेक्टेंट मौजूद है। तो यहाँ पर लंग्स की मैच्योरेशन के लिए आपने दो टेस्ट किए एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा। कौन कौन से टेस्ट, एक तो सेक टेस्ट, एक नाइल टेस्ट। कौन सा टेस्ट, सेक टेस्ट एंड नाइल टेस्ट, है ना। तो ये तो हमारे पास में एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में था। देखो, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। ओलिगोहाइड्रोएमनियस पढ़ा, पॉलीहाइड्रोएमनियस पढ़ा आप लोगों ने, सेक टेस्ट पढ़ा आप लोगों ने, नाइल ब्लू टेस्ट पढ़ा आप लोगों ने, बहुत सारी चीजें पढ़ी। उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर नेक्स्ट क्लास लेंगे इसके बाद में।